वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डी कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मेरे पुराने जो वीडियोस आपने अलग अलग टॉपिक्स में देखा होगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास है क्या? इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एज पॉइंट मास। ये मान लो कोई बॉडी है। अब इस पूरे बॉडी का मास ये क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड के स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी का मास एज ए पॉइंट मास इसके सेंटर के किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो बुक के सेंटर किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब मैं इस पूरे की बेसिकली एक बुक है, क्यूबॉइड के शेप में है, और इसके पास जो भी मास है उस पूरे मास का वेट मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ। तो आप टेक्निकली सिमेट्रिक होने की वजह से कह सकते हो कि ये जो फिंगर, जहाँ जिस फिंगर की सहायता से मैं पूरे बॉडी का मास की वजह से जो वेट को मैं फील कर पा रहा हूँ एक पॉइंट पे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। हालांकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बट मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बताता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इट इज अ पॉइंट वेयर whole mass of a body or system of a discrete particle, discrete मतलब अलग अलग particles, is supposed to be concentrated as point mass। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे लगता है कि पूरे बॉडी का मास या किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल है, उन सारे पार्टिकल का मास एज ए पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लो मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी लेता हूँ, जैसे सपोज करो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ये रहा। अगर इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और इसका लेंथ सपोज करो एल है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एक एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/2 होगा। इसी तरह से यूनिफॉर्म रिंग लोगे, यूनिफॉर्म रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द रिंग पे होता है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, रिंग के कंडीशन में पूरे रिंग का मास उसके सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट है, बट उसका सेंटर ऑफ मास एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे एक्चुअल में कोई मास नहीं है। यहाँ पे सेंटर ऑफ द रिंग पे ऑब्वियसली खाली जगह है, बट पूरे मास का सेंटर ऑफ मास उसके रिंग के सेंटर पे ही होता है। उसी तरह से तीसरा होता है यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क ऐसे ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास अगेन सेंटर पे ही होगा, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। फोर्थ, रिंग हो गया, रॉड हो गया, डिस्क हो गया। आगे देखिए, ट्रायंगुलर प्लेट ले लो, कोई प्लेट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंट्रॉइड पे, मीडियन का जो कंकरेंट पॉइंट है ना, सेंट्रॉइड पे होगा। और ये आपका क्या है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसे ये सेंट्रॉइड पे हो गया। कोई तरह से पैरेललोग्राम प्लेट ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? प्लेट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सेंटर मास के डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। तो मैं आपसे एक बार फिर से डिस्कस कर लूं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पॉइंट होता है जहां पूरे
पूरे बॉडी का मास या पूरे सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल का मास एज ए पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड के सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म रिंग है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? रिंग के सेंटर पे। यूनिफॉर्म डिस्क है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? डिस्क के सेंटर पे। उसी तरह से एक ट्रायंगुलर प्लेट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस ऑफ द ट्रायंगल प्लेट के अलावा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंट्रोइड पे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। अब एक और बॉडी ले लो, सिलेंडर। सिलेंडर ले लो, या तो हॉलो या सॉलिड। इसका रेडियस आर है, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। इसकी हाइट h है, इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा। इसके भी मिड पॉइंट पे, मतलब सेंटर से h/2 हाइट, h/2 हाइट, टोटल हाइट h है। इसी तरह यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से बेस से h/2 हाइट पे होगा। ये सॉलिड है, इसको शेड कर दिया ऐसे। हॉलो है तो खाली है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चला, चाहे हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, बेस से h/2 हाइट पे होता है। उसके बाद बच्चों, सिलेंडर के बाद स्फेयर ले सकते हो। स्फेयर हो चाहे हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे होगा। ये सॉलिड स्फेयर है, सेंटर पे। इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ द स्फेयर पे होगा। तो स्फेयर के केस में चाहे हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, हॉलो मीन्स अंदर खाली स्फेयर के अंदर, सॉलिड मीन्स अंदर पूरा भरा पड़ा हुआ है मास से यूनिफॉर्मली, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ द स्फेयर के ऊपर होगा। अब आ जाइए कोन। कोन में दो कंडीशन होते हैं, एक हॉलो कोन होता है और एक सॉलिड कोन होता है। अगर सॉलिड कोन है तो सेट करोगे, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी हाइट अगर h है, ये एक्सिस ऑफ कोन है, ये भी एक्सिस ऑफ कोन है, इसकी हाइट भी h है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके बेस से h/4 हाइट पे होगा, h/4 हाइट पे। और यहाँ जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से h/3 हाइट पे होगा। सॉलिड कोन के केस में सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पे होता है, एंड हॉलो कोन के केस में सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे होता है। तो मैंने बच्चों अभी तक जो आप लोगों से डिस्कस किया कि अलग अलग बॉडी है, अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, आप देख लीजिए। यूनिफॉर्म रॉड सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होगा। अगर लेंथ है L है ना, तो लेफ्ट साइड से L/2 डिस्टेंस पे। रिंग सेंटर पे, डिस्क सेंटर पे, ट्रायंगुलर प्लेट सेंट्रॉइड पे, पैरेललोग्राम प्लेट डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। सिलेंडर चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर सिलेंडर की हाइट h है तो उसके एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे सेंटर ऑफ मास होगा बेस से h/2 हाइट पे। ऐसी सॉलिड या हॉलो स्फीयर हो, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। कोन हॉलो हो या सॉलिड हो, हॉलो कोन में सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 हाइट पे होता है एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ कोन पे, और यहाँ पे h/4 हाइट पे होगा। तो ये स्टैंडर्ड हो गए सेंटर ऑफ मास। अलग अलग जो सर्टेन सिमेट्रिक शेप में बॉडी हो, चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के लॉन्ग हो या मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन में हो। प्लेन में जैसे ट्रायंगुलर प्लेट था, पैरेललोग्राम प्लेट था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन में था। और स्पेस में हो, स्पेस में क्या होता है? हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। वैसे बहुत सी होते हैं, सेमी रिंग होता है, सेमी डिस्क होता है, तो उसके बारे में भी मैं नोट्स में, हमारे नोट्स में मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया है, वो नोट्स में मिल जाएगा आपको राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स।
सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। सपोज करो ये वो एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, ऐसे करके एक सिस्टम में n पार्टिकल, ये पूरा सिस्टम ले लिया मैंने, सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल। अगर m1 पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 है, m2 पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर अगर r2 है, और mn पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर अगर rn है, ऐसे बहुत सारे बीच में पार्टिकल है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, r है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ discrete particles R equals to m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn divided by m1 plus m2 plus mn। इस सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल है, एक फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास m1 है, सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 है, nth पार्टिकल उसका मास mn है। सारे पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन वेक्टर है, m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, mn का पोजीशन वेक्टर rn है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर r है तो r का वैल्यू हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे करके mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके mn। ये था। अब इसको मैं और एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको मैं कंफर्म करता हूँ। न्यूमेरिकल देखिए, मान लो एक पार्टिकल m1 है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है सपोज 1 1 और 1, m1 का वैल्यू दे रखा है सपोज करो 3 किलोग्राम। एक पार्टिकल m2 है, ये 2 किलोग्राम है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है मान लो 3 4 5 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा या कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैं इस ओरिजिन ले लेता हूँ, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस लेता हूँ। m1 का पोजीशन वेक्टर मैंने r1 ले लिया, m2 का पोजीशन वेक्टर मैंने r2 ले लिया, ये रहा m2। और मान लो सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है, लाइन पे कहीं आ रहा है, सपोज करो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर r है। तो r1 को क्या लिख सकते हो, अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन का कोऑर्डिनेट दे रखा हो 1 1 1 तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 1i प्लस 1j प्लस 1k। उसी तरह से सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 है, उसका कोऑर्डिनेट 3 4 5 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर r2 कितना दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k। बच्चों किसी भी पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हो और उसे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल m1 एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन 1 1 1 है कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो, y कोऑर्डिनेट है उसको j से, z कोऑर्डिनेट उसको k से और सम कर दो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो गया। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल, अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर x y z है सपोज करो, तो r का वैल्यू क्या होगा, r पोजीशन वेक्टर सेंटर मास xi प्लस yj प्लस zk, इस फॉर्म में आएगा। तो r का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 3 किलोग्राम, सॉरी 3 किलोग्राम, r1 कितना है i प्लस j प्लस k, दो ही पार्टिकल है ना, m2 2 किलोग्राम है, r2 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो पोजीशन वेक्टर r का वैल्यू क्या है, ये देखो 3 इंटू 3i और यहाँ 2 3 जा 6i, 3i और 6i कितना हुआ 3 प्लस 6i,
यहाँ 3i और यहाँ पे 2 4 8i 8j, सॉरी 3j और 2 4 8j, 3 + 8j और यहाँ 3 + 10k डिवाइडेड बाई 3 + 2। तो r का जो वैल्यू हो गया 9i + 11j + 13k डिवाइडेड बाई 5। अब इसको, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर इसको आप इससे कंपेयर करो xi + yj + zk से, तो वैसे तो पोजीशन वेक्टर आंसर आ चुका है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो i का कोफिशिएंट क्या होगा 9/5। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, j का कोफिशिएंट 11/5 दिखाई दे रहा है 11/5, और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा 13/5। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चों, और ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। आप सभी एक बार ध्यान से देख सकते हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास 3 किलोग्राम है, उसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया r1, ये रहा 1i + 1j + 1k। एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसका कोऑर्डिनेट 3 4 5 है पोजीशन का, तो उसका पोजीशन वेक्टर 3i + 4j + 5k हो गया। अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट xyz है और पोजीशन वेक्टर r है, तो r को xi + yj + z के फॉर्म में आएगा। अभी पहले मैं r निकाल लेता हूं। तो r का फॉर्मूला का क्या अप्लाई किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल फॉर द 2 पार्टिकल सिस्टम, ये हो जाएगा m1r1 + m2r2 / m1 + m2। m1 का वैल्यू रखा r1, m2 का वैल्यू रखा r2 / m1 + m2, सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें i का कोफिशिएंट 9/5 आ गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया, और j का कोफिशिएंट 11/5 आ गया, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, और k का कोफिशिएंट 13/5, ये z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। तो आपने क्या सीख लिया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, 2 पार्टिकल हो 3 पार्टिकल हो, कभी इसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपको, या तो कोऑर्डिनेट दिया हो तो कोऑर्डिनेट पूछे सेंटर ऑफ मास का, या पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर पूछे। मैंने प्रयास ही किया कि कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पोजीशन वेक्टर निकाल के, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के, फिर कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया, ताकि दोनों टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग चल जाए। अब लेकिन एक जनरल फॉर्मूला बताना पड़े कि position of center of mass in terms of coordinate, ये कैसे होगा। जैसे मान लो रेफरेंस पॉइंट O है, ऑरिजिन है, एक पार्टिकल m1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, एक पार्टिकल m2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ऐसे एक nth पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट xn yn और zn है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर r2, ऐसे rn हो गया। मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x y z है, तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लो r हो गया। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 + m2r2 + mnrn डिवाइडेड बाई m1 + m2 + mn। अब हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो निकल गया, अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जैसे ये मैंने लिखा वैसे ही लिख दीजिए, m1 x1 + m2 x2 + mn xn। ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके बदले x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए सारे पार्टिकल का, अपॉन m1 + m2 + mn। ऐसे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हुआ, m1 y1 + m2 y2 + mn yn डिवाइडेड बाई m1 + m2 + mn। ऐसे z कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 z1 + m2 z2 + mn zn अपॉन m1 + m2 + mn। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये सेंटर ऑफ मास का सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल का हुआ, लेकिन ये जो रिजल्ट है सेंटर ऑफ मास का, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में, और ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में। सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है ना, और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक पोजीशन वेक्टर होता है और एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हुआ, और एक कोऑर्डिनेट हो गया ना सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, और
जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। अब मैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू आता हूँ। सपोज करो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे 4 पार्टिकल दे रखे हैं। एक पार्टिकल m है, 2m है, 3m है और 4m है। इसका लेंथ a है, विड्थ b है, और हमें करना क्या है, हमें सेंटर ऑफ मास का x एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। भाई कोऑर्डिनेट तो तभी डिसाइड हो सकता है ना जब आपको ओरिजिन पता हो, तो कहीं ना कहीं आपको सुटेबल ओरिजिन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सुटेबल ओरिजिन ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस दिखा दिया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये लेंथ है ना, ए हो जाएगा। और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया। तो बच्चों मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 4 डिस्क्रीट पार्टिकल निकालना है। वो किसी रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ था मास m, 2m, 3m, 4m, और ना तो रेफरेंस दिया होता कि ओरिजिन कहाँ लेना है, ना कोऑर्डिनेट दिया होता। तो जब ना तो कोऑर्डिनेट दिया हो ना तो ओरिजिन दिया हो, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना सुटेबिलिटी जो भी होगा। एक जगह आप रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ले लीजिए, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई एक्सिस ले लीजिए, और एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जितने अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल है उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लीजिए, जैसे मैंने किया यहाँ पे। तो अब सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, 4 पार्टिकल है ना, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब देखिए, इसे आप m1 ले लीजिए, इसे आप m2 ले लीजिए, इसे आप m3 ले लीजिए, और इसे आप क्या करो, m4 ले लो। m1 का मास हुआ m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, m2 का मास 2m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, दिखाई दे रहा है, a है। m3 का मास 3m है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a है। और m4 का मास 4m है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ये कितना आ गया, 2ma प्लस 3ma, 5ma डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, 7 प्लस 2, 9, 1, 10m। ये a डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 हो गया कितना, m, y1 0, m2 हो गया 2m, y2 0, m3 हो गया 3m, y3 b, m4 हो गया 4m, y4 हो गया b, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 7/10 b आ गया। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये मान लो सेंटर ऑफ मास ये a/2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 7/10 b हो गया। आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने सिस्टम ऑफ 4 डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला समझाने का प्रयास किया। हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ था, हमें जस्ट एक रेक्टेंगल दिया था, उसके कॉर्नर पे 4 डिस्क्रीट पार्टिकल दिए हुए थे, उनके पोजीशन दिए हुए थे, सॉरी लोकेशन दिए हुए थे अलग अलग पार्टिकल का कॉर्नर पे। हमने अपने आप से अपनी मर्जी से ओरिजिन लिया, अपने सुटेबल एक्स और वाई एक्सिस लिया, फिर उसके हिसाब से अलग अलग पार्टिकल के पोजीशन का कोऑर्डिनेट डिसाइड किया, और फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आपने देख लिया। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल दिया हो किसी प्लेन में तो कैसे निकालते हैं, ऐसे स्पेस में भी दिया होगा तो भी निकाल सकते हैं। अब जैसे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है
यहाँ पे दो स्फेयर है और इसके ऊपर एक थर्ड आइडेंटिकल स्फेयर ऐसे रख दिया गया। तीनों ही स्फेयर का मास एग्जैक्टली सेम है और इनके रेडियस भी एग्जैक्टली सेम। तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस सिस्टम ऑफ थ्री स्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सिस्टम थ्री स्फेयर का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये स्फेयर है, अगर इस तीनों ही स्फेयर का मास है और स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसका सेंटर पे। तो बेशक ये स्फेयर का मास मान लो ये स्फेयर हॉलो है, सॉलिड नहीं है, तो पूरा मास बेसिक सरफेस पे है, बट ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा मास है पॉइंट मास। ये जो ट्रायंगल बना ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है, r प्लस आर टू आर, आर प्लस आर टू आर, आर प्लस आर टू आर, उसके कॉर्नर पे है। पूरी तरह से इस स्फेयर का पूरा मास इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, इस स्फेयर का पूरा मास इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट को यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लिया और इस पॉइंट को यहाँ पे। इस स्क्वायर का मास है पॉइंट मास बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये वाला पॉइंट। पूरे स्क्वायर का मास है पॉइंट मास ऑब्वियसली कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल पे होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉर्नर पे एक मास एम आ गया लेफ्ट वाला स्क्वायर का, और एक मास एम आ गया राइट वाला स्क्वायर का। ये डिस्टेंस कितना है, 2r है। ये भी यहाँ से 2r है और ये भी 2r है बच्चों। अब हमें यहाँ तो रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं है, ना तो ऑरिजिन पता है, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस। तो क्या करोगे, अपनी मर्जी से इसे ऑरिजिन ले लेते हैं, इसे एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसे वाई एक्सिस ले लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2r हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये बेस को बाइसेक्ट करेगा ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट r हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये कितना फॉर्मूला था, √3/2 इंटू साइड, साइड कितना 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3r हो गया। हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, √3/2 इंटू साइड, साइड 2r है ना बच्चों, √3r हो गया। तो इससे आप m1 ले लो, m1 हो गया m, x1 हो गया 0 ऑरिजिन है, y1 हो गया 0, m2 भी m, इसे m ले लो, x2 हो गया 2r, y2 हो गया 0, m3 भी m ले लो, x3 r दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और y3 √3r। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना हुआ m, x1 0, m2 भी m, x2 2r, m3 भी m और x3 r डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस m। तो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो गया ये 3mr डिवाइडेड बाई 3m, 3m से 3m कैंसिल हो गया, x का वैल्यू r आ गया, x कोऑर्डिनेट r के बराबर हो गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट नेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, y इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 हो गया m, y1 0, m2 हो गया m, y2 0, m3 हो गया m, y3 हो गया √3r डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये हो जाएगा √3mr डिवाइडेड बाई 3m, या r बाई √3। तो बच्चों मैं पिछले जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें क्या दिया था, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये 3 आइडेंटिकल होलो स्फीयर है, तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों का मास m है और रेडियस r है, जैसा दिखाई दे रहा है। जब टच करेंगे तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट है ना, इसको ज्वाइन किया तो ये पॉइंट सेंटर और ये सेंटर कोलिनियर हो गया, ये रेडियस हो गया आर और आर, 2r हो गया ना। इसी तरह ये भी कोलिनियर हो गया, ये आर और आर 2r हो गया, ये भी आर और आर 2r हो गया। तो तीनों स्फीयर के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, तो उससे जो पिक्चर बना, जो फिगर बना, वो बना इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 2r है, और पूरा का पूरा स्फीयर है जो पॉइंट मास उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2r है और उसके कॉर्नर पे 3 आइडेंटिकल पार्टिकल m, m और m प्रेजेंट है, और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। करना क्या था, हमने इसका ऑरिजिन ले लिया, x एक्सिस y एक्सिस, इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2r और 0, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये r पे आया, और y कोऑर्डिनेट एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉल्व किया, √3/2 इनटू साइड, साइड 2r है, ये √3r आ गया। तीनों ही पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो फिर सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट मैंने x कोऑर्डिनेट ये निकाल दिया और y कोऑर्डिनेट ये निकाल दिया, ये देखिए। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास क्या आंसर क्या होगा, पहले वाले में कितना आंसर आया था, इसको सॉल्व किया था, आर आया था, और इसमें ये आर आ गया और ये आर डिवाइडेड बाई √3 आ गया। ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल कैसे निकलता है वो पता चल गया। इसके अलावा और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने इस डिस्क्रीट पार्टिकल में क्या था, पहले क्वेश्चन तो मैंने वाकई डिस्क्रीट पार्टिकल था, जैसे आप देखो ये वाला, ये क्वेश्चन था वाकई डिस्क्रीट पार्टिकल का था। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल स्पेस में था, हॉलो स्फीयर था। तो यहाँ तो एक्चुअल में पार्टिकल था नहीं, बट मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में पूरे मास को एज ए पॉइंट मास, मतलब एज ए पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो कि एक्चुअल में ये पॉइंट मास नहीं था, पार्टिकल नहीं था, बट मैंने उसे पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म करके पार्टिकल डिस्क्रीट पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो वैसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, और भी सॉलिड स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट हो, स्पेस में हो या किसी प्लेन में ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। जैसे देखिए मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये ई शेप का कोई लेटर है, और इसका विड्थ दे रखा है 1 मीटर लॉन्ग, और लेंथ दे रखा है 4 मीटर लॉन्ग। ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये कितना होगा 3 मीटर, ये भी 3 मीटर हुआ, ये भी 3 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको कैसे सोच सकते हो ये आप ट्राई करना, और बाकी इसका सॉल्यूशंस वगैरह उसके लिए आप अलग से मेरे लिंक जाएगा, या इसका एक सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसको सॉल्व कर देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि ये सिलिंड्रिकल, कोई मान लो कोई टॉय है, सिलिंड्रिकल टॉय है, सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, इसका रेडियस r है और हाइट जो है h = 4r है। इसके ऊपर एक कोन ऐसे लगा दिया, ये भी सिलेंडरी कॉनिकल कॉनिकल कैप है, और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड सिलेंडर है, इसकी भी हाइट h का वैल्यू 4r है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस ई शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना है, और इस पूरे कॉनिकल सिलेंड्रिकल प्लस कवर्ड विथ कॉनिकल, कैप्ड विथ कॉनिकल जो शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसके लिए ट्राई करो, अदरवाइज इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आता हूँ, या और भी मेरे पास और सोर्सेज होंगे लिंक में दिए होंगे, उसके थ्रू आप देख सकते हो। चलिए आगे आते हैं। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर मास कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर के टर्म में या कोऑर्डिनेट के टर्म में, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, वो तो आप लोग समझ में आ गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन तो आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कैसे आएगा? वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dr/dt, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास rcm हो गया। अब rcm का वैल्यू क्या होगा? मान लो सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल लेते हैं तो rcm को लिख सकते हो m1r1 प्लस m2r2, या मान लो n पार्टिकल है प्लस mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ये रहा रेट ऑफ चेंज हुआ ना d/dt, तो ये m1 आ गया d/dt r1 प्लस m2 आ गया d/dt r2 प्लस mn आ गया d/dt rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। मास तो सारे कांस्टेंट है, dr1/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 v1, m2 रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल v2। ऐसे क्या हुआ? mn vn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। तो बच्चों ये था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था इससे पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब अगर पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल हैज वेलोसिटी, तो फिर अगर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर पूरे सिस्टम के पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो निकालना है। सिस्टम में एन पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM। ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सिस्टम एन पार्टिकल है तो RCM का फॉर्मूला यही होता है, और इस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हुआ? m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे करके mn vn अपन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल आपको देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1, मान लो एक पार्टिकल m1, ये 1 किलोग्राम, ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, v1 इक्वल टू 20 i वेलोसिटी से। एक पार्टिकल m2, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m2 का वैल्यू मान लो 3 किलोग्राम है, और v2 मूव कर रहा है कितना? 10 i वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी ऑफ सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 क्या है? 1 है, v1 कितना? 20i, m2 है 3 है, v2 कितना? 10i अपॉन 1 प्लस 3, ये 50i हो गया अपॉन 4। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? 50/4i। ये VCM है। तो बड़ा सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन दिया समझने के लिए। फिर एक इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं। सपोज करो एक पार्टिकल m1 मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मास 3 किलोग्राम है, और एक पार्टिकल m2 मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इसका मास 2 किलोग्राम है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो v1 लिखना होगा उसका मैग्नीट्यूड 10 है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v2 जो यहाँ लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड 20 है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस आई कैप लगा दिया, वेक्टर v2 आ गया। तो जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कभी भी स्केलर तरीके से मत करना, मैग्नीट्यूड मत लेना, डायरेक्शन के साथ, मतलब आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर फॉर्म में लेना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM का वैल्यू क्या हुआ? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था इसलिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस है क्या था, तो किसी भी वेक्टर को लिखना होता है तो उसको मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये v2 जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है, तो इसलिए -20 आई कैप लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 3 हो गया, v1 10i, m2 2 हो गया,
वेलोसिटी v2 माइनस 20i अपॉन m1 प्लस m2, 30i हो गया माइनस 40i बाई 5 माइनस 10i बाई 5 माइनस 2i कैप। तो बच्चों ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू डिस्क्रीट पार्टिकल। अब अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन और देता हूं कि मान लो एक पार्टिकल m1 है, ये मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 30 एंगल बना रहा है और v1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल m2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए v2 से मूव कर रहे हैं। v2 का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड, m2 2 किलोग्राम है और m1 3 किलोग्राम। एक पार्टिकल m3 है, उसका मास नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, m3 हो गया 5 किलोग्राम और इसका वेलोसिटी v3 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है। तो इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको रिजॉल्व कर दो। क्या आपको पता है इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा कितना 10 cos 30, 10 cos 30i, इधर कितना आएगा y कंपोनेंट 10 sin 30j। तो v1 वेक्टर कितना हो जाएगा 10 cos 30i प्लस 10 sin 30j, 10 cos 30 रूट 3 बाई 2i हो गया प्लस 10 sin 30 1 बाई 2j हो गया, तो 5 रूट 3i प्लस 5j हो गया। ये v1 आ जाएगा बच्चों। ऐसे यहाँ v2 कितना आ जाएगा, इसको रिजॉल्व कर दो। इसका v2 का एक कंपोनेंट कितना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, 20 cos 60i कैप नेगेटिव, और इसका क्या हो जाएगा y कंपोनेंट 20 sin 60j कैप। तो v2 का वैल्यू हो जाएगा 20 cos 60i माइनस आई कैप, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में 20 sin 60j कैप, 20 cos 60 हाफ आ गया माइनस आई कैप 20 sin 60 रूट 3 बाई 2j कैप हो गया माइनस 10i प्लस 10 रूट 3j कैप। ये बच्चों आपका v2 आ गया। अब v3 तो डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे v3 वेक्टर इक्वल टू 20 माइनस j कैप। तो बच्चों आपको m1 पता है, कितना m1 है 3 किलोग्राम, v1 पता चल गया। m2 कितना है 2 किलोग्राम, v2 पता चल गया। m3 कितना है 5 किलोग्राम, v3 पता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, vcm का वैल्यू क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 कितना है 3 किलोग्राम, v1 कितना है 5 रूट 3 प्लस 5 जी, 3 किलोग्राम है मल्टीप्लाई 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। m2 कितना है बच्चों, m2 है 2 किलोग्राम, v2 है माइनस 10i प्लस 10 रूट 3j। यस, 2 आ गया माइनस 10i प्लस 10 रूट 3j, और m3 5 है और ये क्या दे माइनस 20j, माइनस 20j डिवाइडेड बाई m1 3 हो गया, m2 2 हो गया और ये 5 हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 3 इंटू 5 15 रूट 3i हो गया प्लस 15j हो गया माइनस 20i हो गया प्लस 20 रूट 3j हो गया माइनस 100j हो गया डिवाइडेड बाई
10 हो गया। ये आपका क्या हुआ, VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको सिंप्लीफाई कर देना बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ये था क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू डिस्क्रीट पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, two discrete particles when they are moving in opposite direction, and more than two particles when they are moving in either plane or space। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला अप्लाई ये होता है, हो जाएगा VCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपन सॉरी VCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ACM क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस MNVN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस MN। अब इसको देखो, M1 बाहर रहने दो, रेट ऑफ चेंज d/dt V1 प्लस M2 d/dt V2 प्लस MN d/dt Vn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस MN। ओके, तो ये क्या था, dV1 अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल dV1 आ गया अपन dt। dV0 अपन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो इसको लिख सकते हो M1A1, इसको लिख सकते हो M2A2, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। ऐसे करके इसको लिख सकते हो MNAN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस MN। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ओके, अब बच्चों ये M1A1 क्या है, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। M2A2 क्या है, नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। MNAN क्या है, नेट फोर्स ऑन nth पार्टिकल। तो इसको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर फर्स्ट पार्टिकल पर नेट फोर्स F1 लगे, सेकंड पार्टिकल पर नेट फोर्स F2 लगे, ऐसे ही nth पार्टिकल पर नेट फोर्स Fn लगे, तो सारे फोर्स को वेक्टर से सम करो और फिर सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मास को ऐड कर दो और डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के दो फॉर्मूले हो गए, एक एक्सेलरेशन के टर्म्स में हो गए और एक नेट फोर्स के टर्म्स में हो गए। F1 क्या है, नेट फोर्स ऑन M1। नेट फोर्स का मतलब M1 पे अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकालो, वो F1 हुआ। उसी तरह M2 पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकालो, वो F2 हो गया। ऐसे करके nth पार्टिकल फोर्स Fn आ गया। इन सारे फोर्स को वेक्टर सम करो और फिर सिस्टम के जितने भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल के मास को डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड करो। ये क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल, इस पे करते हैं। जैसे देखिए एक मान लो पुली है और उस पुली से एक थ्रेड पास हो रहा है और थ्रेड टू डिफरेंट ब्लॉक को कंटेन कर रहा है। एक ब्लॉक M1 है, दूसरा ब्लॉक M2 है। सपोज M1 का मास हो गया 2 किलोग्राम और M2 का मास हो गया 3 किलोग्राम। तो इस सिस्टम को रिलीज किया गया है t=0, सिस्टम इज रिलीज्ड। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द रिलीज। रिलीज होने के 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा। F1 दे रखा है 2 किलोग्राम, M2 दे रखा है 3 किलोग्राम। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, सबसे पहले तो
न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका वेट m2g, इसका वेट m1g। थ्रेड में अगर टेंशन T है तो टेंशन तो थ्रेड में होता है, बट ब्लॉक पे क्या लगता है, उस टेंशन का रिएक्शन लगता है। रिएक्शन का टेल ब्लॉक पे हेड अलोंग थ्रेड, टेल ब्लॉक पे हेड अलोंग थ्रेड। और अगर ये डाउनवर्ड एक्सलेट हो रहा है ए एक्सेलेशन से m2 ब्लॉक, m1 ब्लॉक क्या होगा, अपवर्ड एक्सलेशन होगा ए एक्सेलेशन से। तो बच्चों इस m2 ब्लॉक पे जो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स अलोंग एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है ना, ये हो जाएगा m2g माइनस टी। नेट फोर्स हुआ ना m2g माइनस टी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से इस पे नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, ये t माइनस m1g होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब टेंशन m1g से बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, t माइनस m1g, यानी हो गया t माइनस m1g। नेट फोर्स ऑन m1 हो गया, इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। इसको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, m2g माइनस m1g इक्वल टू m2a प्लस m1a। तो m2 माइनस m1 इंटू जी टू m2 प्लस m1 इंटू a। तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। तो एक मिनट, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। अब गौर से देखो, तो m2 कितना है 3 किलोग्राम, m1 2 किलोग्राम, जी 10 ले लो। m2 है 3 किलोग्राम, m1 है 2 किलोग्राम अपन 3 प्लस 2 इंटू जी 10 ले लिया। एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 1/5 इंटू 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। गौर से देखना, m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, m1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो फिर m1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 किलोग्राम, a1 जो एक्सेलरेशन हुआ वो हो गया 2j। कैसे, m1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड है y डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड उसका 2 है ना, एक्सेलरेशन 2 आया हुआ है, तो a1 2j हुआ। m2 सेकंड पार्टिकल का मास 3 किलोग्राम है, और e2 कितना हो जाएगा बच्चों, e2 एक मिनट बच्चों, e2 जो हो गया, गौर से देखना, ये देखो डाउन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसके नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हुआ, m1a1 प्लस m2a2 अपन m1 प्लस m2। m1 हो गया 2, a1 कितना 2j, m2 हो गया 3, a2 कितना माइनस 2j अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ये 4j हो गया, माइनस 6j अपॉन 5, माइनस 2j अपॉन 5। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू -0.4j हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम द रिलीज। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हमने पुली को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद दोनों ही ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना पाया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, इसलिए माइनस जे कैप ले लिया a2, और m1 का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड 2 था और डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, इसलिए 2j ले लिया और एक फॉर्मूला लगा दिया। अब वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो। v हमें नहीं पता, u 0 है, a का वैल्यू 2 है, टाइम 2, तो वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्टिकल जो फर्स्ट ब्लॉक m1 है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है v1 से, ये हो जाएगा 4i j कैप, और सेकेंड ब्लॉक m2 है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है v2 इक्वल टू 4 माइनस जे कैप। कब की बात है, टाइम 2 सेकेंड पे, क्योंकि टाइम 0 पे ना दोनों रेस्ट में थे,
जितना एक्सेलरेशन m1 का अपवर्ड हुआ उतना ही एक्सेलरेशन m2 का डाउनवर्ड हुआ। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड दोनों का ही वेलोसिटी क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड, बट m2 डाउनवर्ड और m1 अपवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना था 2 किलोग्राम, v1 कितना 4g, m2 कितना 3 किलोग्राम, v2 कितना -4g डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये हो जाएगा 8g माइनस 12g अपॉन 5 -4/5 जी आ गया, -0.8 जी आ गया मीटर पर सेकंड। तो बच्चों मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पूरा आइडिया दे दिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पूरा आइडिया दे दिया, और सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट सिचुएशन मैंने बता दिए। तो ये ऑल था बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग एक काम करेंगे सभी लोग, इसके आगे सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, उस पर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी